इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ पाना चाहता है। कोई नाम, कोई शोहरत, कोई प्यार और सबसे आम ख्वाहिश धन। वो संपत्ति जो हमें सुरक्षा का एहसास देती है, वो पैसा जो हमारे ख्वाबों को हकीकत बना सकता है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर ये सोचा है कि हम में से कुछ लोग क्यों अपने सपनों को जी पाते हैं जबकि बाकियों की जिंदगी सिर्फ समझौते बनकर रह जाती है? जवाब छिपा है हमारी सोच में, हमारे डिसीजंस में और उस नॉलेज में जो हमें कभी किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसे पढ़कर लाखों लोगों ने अपनी आर्थिक जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव किया है। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन बाय जॉर्ज सैमुअल क्लेसन। कभी सोचा है कि कई बार पूरी मेहनत के बावजूद भी पैसा हमारे पास टिकता क्यों नहीं? क्यों कुछ लोग थोड़ी सी कमाई में भी आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ ज्यादा कमाने के बावजूद भी परेशान रहते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है बैबिलोन की उन गलियों से जहां एक आम इंसान अरकाद दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन कैसे? न कोई लॉटरी, न कोई शॉर्टकट, बस कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स जो समय के साथ कभी पुराने नहीं होते। यह किताब कोई फाइनेंस की बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि यह एक इमोशनल और रियल लाइफ जर्नी है। इसमें वो बातें हैं जो एक पिता अपने बेटे को सिखाना चाहता है, वो सीख जो एक दोस्त अपने सबसे करीबी दोस्त को देना चाहता है। यह किताब आपको बताती है कि पैसा कैसे काम करता है और उससे भी ज्यादा कैसे आप पैसे को अपने लिए काम में ला सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको इस किताब का सार देना नहीं है। हम चाहते हैं कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपके अंदर कुछ टूटे, वो पुराने बिलीफ्स जो आपको रोकते हैं, और साथ ही कुछ नए विचार भी जन्म लें जो आपको उड़ने दें। क्योंकि रियल वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती, वो होती है आपके माइंडसेट में। और यही माइंडसेट आपको सिखाता है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ वाइजली यू मैनेज व्हाट यू हैव। आज की यह किताब आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एक ऐसा डायरेक्शन दे सकती है जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाए होंगे। जिंदगी में अमीर बनने की ख्वाहिश तो सबकी होती है, बट अमीर सोच रखना ही असली शुरुआत है, और वो शुरुआत आप आज कर सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं उस नॉलेज को अपनाने के लिए जो टेस्टेड है, प्रूवन है और इमोशनली कनेक्ट करती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आप सिर्फ एक किताब नहीं सुनेंगे, बल्कि एक नई सोच, एक नया नजरिया और एक नई उम्मीद पाएंगे। तो चलिए आज की इस अनमोल किताब की शुरुआत करते हैं और बनते हैं बैबिलोन के सबसे अमीर आदमी की तरह, कुछ सीखकर, कुछ बदलकर और कुछ बनकर। चैप्टर 1, सोने की चाह रखने वाला व्यक्ति। एक समय की बात है, प्राचीन नगर बैबिलोन की चमकती गलियों और ऊंची दीवारों के बीच दो साधारण आदमी अपने जीवन की सच्चाई से जूझ रहे थे। एक था बंसीर, एक मेहनती रथ निर्माता जो दिन रात पसीना बहाता था, लेकिन फिर भी उसकी तिजोरी हमेशा खाली रहती थी। दूसरा था उसका बचपन का दोस्त कोबी, एक संगीतकार जिसकी उंगलियां तो बांसुरी पर जादू बिखेरती थीं, मगर उसके पास भी जरूरत के समय कुछ नहीं होता था। वे दोनों एक दीवार के सहारे बैठे थे, थके हुए और थोड़े निराश। आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था और बाबिलोन की गलियों में व्यापार, अमीरी और चकाचौंध की रौनक थी। लेकिन उनके भीतर एक सवाल भरा हुआ था, हम भी तो मेहनत करते हैं, फिर हमारे पास कभी पैसे क्यों नहीं टिकते? यह सवाल किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि हम सबका है। हम भी बंसीर और कॉबी की तरह जिंदगी की दौड़ में लगे रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, कभी कभी तो हफ्ते, महीने और साल बीत जाते हैं, लेकिन सेविंग्स नहीं होती, इन्वेस्टमेंट का नाम तक नहीं आता और जरूरत पड़ने पर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इसीलिए यह कहानी इतनी सच्ची और इतनी गहरी लगती है, क्योंकि इसमें वही भावनाएं हैं जो हम हर दिन महसूस करते हैं। थकान, निराशा और अंदर ही अंदर एक सवाल, क्या मैं भी कभी अमीर बन सकता हूं? जब बांसीर और कोबी इस सवाल का जवाब खोजते हैं तो उन्हें एक नाम याद आता है, अरकाद। वही अरकाद जो कभी उनके जैसा ही एक आम लड़का था, लेकिन आज वह बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। लोग उसकी दौलत के किस्से सुनाते हैं, उसका सम्मान करते हैं और सबसे बड़ी बात, वो खुश है, संतुष्ट है और दूसरों की मदद करता है। बंसीर और कॉबी को लगता है कि अगर अरकाद अमीर बन सकता है तो शायद वे भी बन सकते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, कैसे? क्या अमीरी किस्मत वालों को ही मिलती है? क्या हमें बचपन से ही कोई खास हुनर लेकर जन्म लेना पड़ता है? या फिर क्या अमीरी एक सीखने की चीज है?
यही सोच उन्हें यह समझने पर मजबूर करती है कि हमारी गरीबी हमारी मेहनत की कमी नहीं बल्कि ज्ञान की कमी है। और जब यह बात दिल से महसूस होती है तो उनके अंदर कुछ बदलने लगता है। एक छोटी सी स्पार्क, एक उम्मीद की किरण। आज भी हम में से बहुत से लोग इसी सवाल के साथ जी रहे हैं। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, काम है, लेकिन क्या हमारे पास पैसे को समझने की समझ है? हम पैसा कमाते हैं पर क्या उसे संभालना जानते हैं? बंसी और कोबी की यह कहानी हमें अपने ही जीवन का आईना दिखाती है। यह हमें बताती है कि हर इंसान के अंदर अमीर बनने की चाह होती है, लेकिन बहुत कम लोग उस चाह को लक्ष्य में बदल पाते हैं। और ऐसा सिर्फ तब होता है जब हम समझते हैं कि पैसा कमाने से पहले हमें पैसे की भाषा समझनी होगी। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमें दोष नहीं देती, शर्मिंदा नहीं करती, बल्कि यह हमारी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का रास्ता दिखाती है। यह हमें बताती है कि अगर हम सीखने को तैयार हैं तो हम भी अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप भी पैसे की इस पुरानी मगर सबसे सच्ची भाषा को सीखना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी तिजोरी में खुशहाली देखना चाहते हैं, न सिर्फ पैसों से बल्कि एक ऐसी समझ से जो जिंदगी को आसान बना दे? यही कहानी, यही भावना, यही शुरुआत है उस सफर की जहां आम इंसान सोच और समझ से खास बन सकता है। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सच्ची अमीरी का रास्ता आज से शुरू हो सकता है। चैप्टर 2, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बेबीलोन की धूल भरी गलियों में जहां मेहनत की अहमियत को समझा जाता था, वहीं एक नाम था जिसने पूरी नगरी में अपने धन, ज्ञान और समझदारी के कारण एक विशेष पहचान बना ली थी। अरकाद। वो कोई राजा नहीं था, न ही किसी ऊंची जाति से था, फिर भी उसे लोग द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कहते थे। लेकिन उसकी असली पहचान उसके खजाने से नहीं बल्कि उसकी सोच और अनुभव से थी। बहुत पहले की बात है, दो युवा दोस्त बंसी और कोबी अपनी गरीबी और असंतोष की बात करते हुए अरकाद के पास पहुंचे। उनकी आंखों में सवाल था, हम भी तो मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास वो धन क्यों नहीं जो अरकाद के पास है? और यही सवाल हर उस इंसान का है जो दिन रात काम तो करता है लेकिन आर्थिक सुरक्षा से दूर ही रहता है। अरकाद मुस्कुराया। उसने देखा इन नौजवानों में वही जिज्ञासा है जो कभी उसमें भी थी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जो न केवल बंसी और कोबी की जिंदगी बदल देती है बल्कि हर उस इंसान की आंखें खोल सकती हैं जो पैसे कमाने के पीछे भागता है पर पैसे को संभालना नहीं जानता। अरकाद ने बताया कि वह भी कभी एक साधारण लिपिक स्क्राइब हुआ करता था जो दिन भर दूसरों के लेख लिखता और बदले में थोड़ी सी कमाई करता। पर एक दिन उसने खुद से एक कड़वा सवाल किया, मैं कब तक दूसरों के लिए काम करता रहूंगा और अपनी जिंदगी यूं ही गुजार दूंगा? उस दिन से उसकी सोच बदल गई। उसने वेल्थ को केवल पैसा नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन की तरह देखना शुरू किया। उसने जाना कि पैसे को कमाना आसान हो सकता है लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना, दैट्स रियल विजडम। एक बहुत ही खास बात जो उसने सीखी वो ये थी, हर किसी को अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा खुद के लिए रखना चाहिए। हाँ, यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन जब कोई इंसान इसे अपने जीवन में लागू करता है तब वह असली बदलाव महसूस करता है। वह कहता है, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। मतलब जो भी आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा हिस्सा सबसे पहले अपने लिए बचाइए। जब बंसी और कोबी ने यह सुना तो उन्होंने कहा, हमारा कमाया हुआ पैसा तो सारा खर्च हो जाता है, अपने लिए क्या बचाएं? अरकाद ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो फर्क है एक गरीब और एक अमीर की सोच में। गरीब खर्च करता है और जो बचता है उसे रखता है, जबकि अमीर पहले बचाता है और फिर जो बचता है उससे खर्च करता है। उसकी बातों में अनुभव था और एक ऐसी सच्चाई जो हम सब अपनी जिंदगी में कई बार महसूस करते हैं पर अनदेखा कर देते हैं। अरकाद ने बताया कि कैसे उसने छोटे छोटे डिसीजंस लेकर अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल सक्सेस की ओर मोड़ दिया। वो सिर्फ पैसे को जमा नहीं करता था बल्कि समझदारी से निवेश करता और सबसे जरूरी बात, गलतियों से सीखता। उसे भी धोखा मिला, गलत फैसले हुए, लेकिन हर बार उसने एक नया पाठ सीखा। उसने बताया कि असली अमीरी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और फाइनेंशियल विजडम का नाम है। वह कहता है कि धन ऐसे नहीं आता जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा दे।
ये आता है कंसिस्टेंट एफर्ट्स, राइट चॉइसेस एंड द हंगर टू ग्रो से। अरकाद की कहानी केवल बंसी और कोबी को नहीं बदलती, बल्कि हर उस शख्स को झकझोरती है जो आज भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को लेकर उलझन में है। यह सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, बल्कि एक जेंटल रिमाइंडर है कि अगर हम सही सोच और सही आदतें अपनाएं तो हम भी अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, शायद आपके मन में भी वही सवाल है जो बंसी और कोबी के मन में था, मैं कब अमीर बनूंगा? जवाब सीधा है, जब आप सोचेंगे, समझेंगे और खुद से शुरू करेंगे। अरकाद की तरह आप भी आज ये फैसला कर सकते हैं कि आप सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि वाइजली अर्न और ग्रो करने के लिए जिएंगे। और यही पहला कदम होगा आपकी अमीरी की तरफ, क्योंकि अमीरी कोई विरासत नहीं होती, इट्स अ चॉइस। क्या आप उस चॉइस को अपनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 3, पतली तिजोरी का इलाज। बेबीलोन की तपती रेत, ऊंटों की कतारें और बाजारों की चहल पहल के बीच एक आम आदमी की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी की तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी तिजोरी को भर नहीं पा रहा। हर सुबह एक नई उम्मीद, हर शाम एक अधूरी ख्वाहिश। मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन महीने के अंत में जेब फिर भी खाली रह जाती है। यही कहानी सिर्फ उस आदमी की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हम कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। पैसा आता है और जैसे रेत की तरह फिसल भी जाता है। इन्हीं सवालों के जवाब खोजने जब लोग बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान अरकाद के पास पहुंचते हैं तो वो मुस्कुराता है। उसका चेहरा चमकता है, लेकिन घमंड नहीं, अनुभव की शांति झलकती है। वह कहता है, अमीरी किस्मत नहीं है, ये एक कला है और इस कला को कोई भी सीख सकता है। अरकाद उन्हें वो 7 रहस्य सुनाता है जो उसे एक गरीब लेखक से शहर का सबसे अमीर आदमी बना गए। उसकी आवाज में जो आत्मविश्वास है वह सुनने वाले के दिल में उतरता है। वो बताता है कि हर इंसान की तिजोरी जब पतली हो जाती है, यानी जब जेब में पैसा नहीं टिकता, तो इसका एक इलाज है। और ये इलाज किसी डॉक्टर की दवा नहीं, बल्कि समझदारी और अनुशासन का मेल है। वो पहली सीख देता है और कहता है, हर बार जब तुम कमाते हो तो उसका एक छोटा हिस्सा खुद के लिए रखो। खुद के लिए यानी अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए। लोग चौंकते हैं, हम तो सब कुछ अपने लिए ही कमाते हैं। लेकिन वो मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम सब खर्च कर देते हो तो क्या सच में वो तुम्हारा हुआ? और फिर शुरू होती है एक जर्नी जो इंसान को अपने पैसों से दोस्ती करना सिखाती है। उसे बताती है कि पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी है उसे संभालना, बढ़ाना और सोच समझकर इस्तेमाल करना। अरकाद की बातों में कोई भारी भरकम फाइनेंशियल शब्द नहीं होते, लेकिन हर बात दिल को छू जाती है। उसकी बातों से वो मजदूर भी खुद को समझने लगता है जिसने जिंदगी भर कभी पैसे को काबू में नहीं किया। वो व्यापारी भी सोचने लगता है जिसने कमाया तो बहुत, मगर समझदारी कभी नहीं बरती। जब वह अपने अनुभव से कहता है कि स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग, यानी अपनी तिजोरी को भरने की आदत डालो, तो लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त हमें समझा रहा हो। खर्च मत रोको, बस अपने आप को सबसे पहले देना सीखो। वो सिखाता है कि खर्चों को पहचानो, जरूरी और गैर जरूरी के बीच फर्क करो। वो यह भी बताता है कि हर पैसा जो बचाया जाता है उसे सिर्फ तिजोरी में नहीं सड़ाना, बल्कि ऐसा रास्ता दिखाना है जहां वो और पैसा बना सके, यानी इन्वेस्टमेंट, लेकिन समझदारी से, गलत जगह नहीं। और जब वह यह कहता है कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ और उन लोगों से सीखो जो तुमसे आगे हैं, तो महसूस होता है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो सोच, समझ और साहस से बनती है। अरकाद की बातें आसान हैं लेकिन गहराई लिए हुए, और जब वो अपनी बातों को सच्ची कहानियों और अनुभवों से जोड़ता है तो वो सिर्फ बातें नहीं रह जाती, वो एक मोटिवेशन बन जाती हैं, एक जगह देने वाली चिंगारी। इस सफर में सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, बल्कि खुद से रिश्ते की बात होती है। आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण और भविष्य के प्रति जिम्मेदारी की बात होती है। यही कारण है कि यह ज्ञान सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हर इंसान के अंदर एक अमीर बनने की चाह होती है, लेकिन उससे पहले जरूरी है एक समझदार बनने की चाह। और यही रास्ता दिखाती है यह कहानी, कैसे एक पतली तिजोरी को भरते भरते हम अपनी पूरी जिंदगी को संवार सकते हैं। क्योंकि अंत में अमीरी सिर्फ बटुए में नहीं होती, वो उस सोच में होती है जो हर फैसले को सही दिशा में ले जाती है। क्या आप भी तैयार हैं अपनी तिजोरी को मोटा करने की इस कला को अपनाने के लिए? चैप्टर 4, सौभाग्य की देवी से भेंट।
बेबीलोन की चमकती गलियों में जब सूरज ढलता था, तब एक सवाल हर किसी के मन में उभरता था। क्यों कुछ लोग हर मौके पर किस्मत के धनी बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग उसी मौके को देखते ही रह जाते हैं? यह सवाल कोई नया नहीं, ये तो सदियों पुराना है। इंसान ने जब से सोचना शुरू किया, तभी से उसने ये समझने की कोशिश की कि गुड लक यानी सौभाग्य आखिर आता कैसे है। क्या यह केवल भाग्यशाली लोगों की जागीर है, या क्या इसे बुलाया भी जा सकता है? इसी सोच के साथ बेबीलोन के नागरिक एक दिन इकट्ठा हुए एक सार्वजनिक चौक पर, जहां दो बुद्धिमान पुरुष, आर्काद जो शहर का सबसे अमीर आदमी था और लक यानी सौभाग्य पर विश्वास करने वाले लोग आपस में बहस कर रहे थे। अबेष्टा हंसकर भी वहां मौजूद हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या सौभाग्य केवल किस्मत से आता है या उसे कोई अपने जीवन में ला सकता है? कई लोगों ने अपनी कहानियां साझा की। किसी ने कहा कि उसने जमीन सस्ते में खरीदी और फिर उसकी कीमत आसमान छू गई। किसी और ने कहा कि उसे अचानक एक वारिस से संपत्ति मिल गई। इन कहानियों में एक बात कॉमन थी, इन लोगों ने मौके को पकड़ा, लेकिन बाकी सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए। आर्काद ने उस भीड़ को बहुत ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि लोग सौभाग्य को सिर्फ एक रहस्यमय शक्ति मानते हैं, जैसे कोई देवता जो कुछ लोगों पर मेहरबान होता है और बाकी को अनदेखा कर देता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? वो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, यानी सौभाग्य उनकी मदद करता है जो साहसिक होते हैं, जो निर्णय लेने से नहीं डरते। आर्काद ने कहा कि सौभाग्य कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक अवसर होता है जो उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक देता है जो तैयार होते हैं, जागरूक होते हैं और जो तुरंत एक्शन लेने की क्षमता रखते हैं। उसने एक उदाहरण दिया। एक आदमी को बताया गया कि कुछ लोग एक जमीन को बहुत ही सस्ते में बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें तत्काल पैसे की जरूरत है। उस आदमी ने यह जानकारी सुनी, लेकिन सोचा कि कल जाकर देख लेंगे। लेकिन अगली सुबह जब वो पहुंचा, तब तक जमीन बिक चुकी थी और कुछ ही समय में उसकी कीमत दोगुनी हो गई। वो अवसर उसके दरवाजे तक आया था, लेकिन उसने दरवाजा खोलने में देर कर दी। दूसरी ओर उसी जानकारी को पाने वाला दूसरा व्यक्ति तुरंत गया, सौदा किया और भविष्य की संपत्ति पर कब्जा जमा लिया। आर्काद ने समझाया कि इसी को सौभाग्य की देवी की कृपा कहा जाता है, जो उन्हीं पर बरसती है जो दृढ़ निश्चयी, एक्टिव और फैसले लेने में तेज होते हैं। इस कहानी का गहरा संदेश यह है कि हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में ऐसे कई अवसरों से रूबरू होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग उन पलों को पहचान कर उन्हें थाम लेते हैं और बाकी लोग उन्हें किस्मत का नाम देकर हाथ मलते रह जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी सौभाग्य दस्तक दे, तो सबसे पहले अपने मन से आलस्य को निकालें, अपने डर को पीछे छोड़ें और हर अवसर को इस नजर से देखना शुरू करें कि क्या यह वही मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। क्योंकि जीवन में अवसर दोबारा नहीं आते, और जब वो आते हैं तो उनका स्वागत करने वाला ही सच में भाग्यशाली कहलाता है। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, सौभाग्य कोई चमत्कार नहीं है, यह हमारी तत्परता और साहस का इनाम है, और यह हर उस इंसान को मिलता है जो वक्त पर कदम उठाता है, सोच को कर्म में बदलता है और मौके को किस्मत में बदल देता है। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को खुद बुलाने के लिए? क्योंकि लक कभी दूर नहीं होती, उसे बस पहचानने और पकड़ने की जरूरत होती है। चैप्टर 5, सोने के 5 नियम। हर कोई चाहता है कि उसकी तिजोरी कभी खाली ना हो। हम सबके सपने होते हैं, अपना घर, एक सुरक्षित भविष्य, बच्चों की अच्छी परवरिश और कभी ना खत्म होने वाली फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं? क्यों कभी कभी जिंदगी भर की मेहनत के बाद भी हम अपने सपनों को सिर्फ देखने तक ही सीमित रह जाते हैं? जवाब मिलता है बाबिलोन की उन प्राचीन गलियों से, जहां एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति, आर्काद, अपनी जीवन की सच्चाइयां एक नौजवान को सिखाता है। एक दिन एक युवा आर्काद के पास आता है जिसकी आंखों में भूख है, सिर्फ रोटी की नहीं बल्कि ज्ञान की। वह जानना चाहता है कि कैसे एक आम आदमी अमीर बन सकता है और सबसे बढ़कर अपनी दौलत को संभाल कर कैसे रख सकता है। आर्काद मुस्कुराता है और उस युवा को सुनाता है गोल्ड के 5 नियम, यानी वो 5 नियम जो सिर्फ पैसे को कमाने नहीं बल्कि उसे सहेजने और बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। कहानी एक ऐसे पिता की भी है
जो अपने बेटे को जिंदगी की सबसे कीमती सीख देना चाहता है। वो उसे एक थैली में सोने के सिक्के और कुछ मिट्टी की पट्टियां देता है, जिन पर लिखे होते हैं वो 5 नियम। बेटा जब पहली बार दुनिया में जाता है तो वो पैसा तो खर्च कर देता है, लेकिन नियमों को नजरअंदाज कर देता है। नतीजा, सब कुछ खो देता है। लेकिन वक्त उसे सिखाता है, और जब वह लौटता है तो सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि अनुभव और समझदारी से भरपूर होता है। अरकाद यही समझाना चाहता है कि पैसा एक नौकर है, मालिक नहीं। अगर तुम उसे सही से नहीं संभालते तो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे समझकर, प्यार से, अनुशासन से संभालो तो वही पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। दिन रात बिना रुके। सोने के 5 नियम सिर्फ आर्थिक सिद्धांत नहीं हैं, ये जिंदगी की उस सोच को बदलने की कुंजी हैं जो हमें सीमित रखती है। ये नियम हमें सिखाते हैं कि हर कमाई का एक हिस्सा हमें खुद के लिए बचाना चाहिए, कि हमें पैसे को सिर्फ खर्च करने का नहीं, उसे बढ़ाने का हुनर सीखना चाहिए। ये हमें याद दिलाते हैं कि जल्दी अमीर बनने के लालच में हम अक्सर धोखेबाजों के जाल में फंस जाते हैं, और कि समझदारी से लिया गया निर्णय अनुभव से बड़ा होता है। इस कहानी में भावनाएं हैं, एक बेटे की जो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है, एक नौजवान की जो अमीरी का राज जानना चाहता है, और एक बुजुर्ग की जो अपने अनुभव से अगली पीढ़ी को संवारना चाहता है। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम सिर्फ अमीर नहीं बनते, हम बुद्धिमान अमीर बनते हैं। और यही फर्क होता है एक टेम्पररी सक्सेस और एक लाइफ लॉन्ग वेल्थ में। सोचिए, अगर आज आप इन 5 नियमों को अपने जीवन में उतार लें तो कल आपका भविष्य कितना मजबूत, कितना सुरक्षित हो सकता है। पैसा तब आपका गुलाम बनता है जब आप उसे सोच समझकर, प्रेम और धैर्य से अपने लिए काम में लेते हैं। और यही है वो लर्निंग जो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें 100 सालों से सिखा रहा है, हर जनरेशन को, हर ड्रीमर को। चैप्टर 6, बेबीलोन का सोना उधार देने वाला। एक समय की बात है जब बेबीलोन शहर समृद्धि और व्यापार का केंद्र था। वहां के बाजारों में हर दिन नए सौदे होते, सोने चांदी की खनक गूंजती और लोग अपनी किस्मत आजमाने निकलते। लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ पैसे कमाने नहीं, समझदारी से पैसा बढ़ाने की सोच रखते थे। ऐसे ही एक शख्स थे माथन, बेबीलोन का सबसे प्रतिष्ठित और समझदार गोल्ड लेंडर। माथन कोई आम सूदखोर नहीं था। वो सोना सिर्फ उन्हें देता था जो उसके भरोसे को समझते और उसकी शर्तों को सम्मान देते। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह कभी भी भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं करता था। वह जानता था कि सोना केवल किसी की जरूरत पूरी करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे यदि गलत हाथों में दिया जाए तो वह नाश का कारण बन सकती है। उसके पास रोज कई लोग आते थे, कोई अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, कोई कर्ज चुकाने के लिए, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन मथोन सभी से एक जैसा व्यवहार नहीं करता था। वह हर व्यक्ति की बातों के पीछे छिपे इरादों को पहचानता था। उसे समझ था कि पैसा वहां फलता फूलता है जहां बुद्धिमानी, अनुशासन और योजना होती है। एक दिन रोदान नाम का एक भाला बनाने वाला सैनिक, जिसे राजा ने बहादुरी के इनाम में बड़ी रकम दी थी, मथन के पास आता है। वह अपने उस मित्र को पैसे उधार देना चाहता था जो बेरोजगार था और उसे व्यापार शुरू करने का कोई अनुभव भी नहीं था। रोदन चाहता था कि मथोन की सलाह से वह तय कर सके कि उसे पैसा देना सही होगा या नहीं। मथोन तब उसे अपनी एक चमड़े की पेटी में रखी लोन रिकॉर्ड्स की पट्टिकाएं दिखाता है। वह रोदान को हर उस व्यक्ति की कहानी बताता है जिसने समय पर पैसा लौटाया और उन लोगों की भी जो कभी नहीं लौटे। उसने एक एक उदाहरण के साथ बताया कि कैसे भावनाओं में बहकर दिया गया पैसा अक्सर डूब जाता है और कैसे सोच समझकर किया गया निवेश सालों तक फल देता है। मथोन का संवाद उस इंसान की तरह था जो सिर्फ तिजोरी नहीं, इंसानी फितरत को भी समझता था। उसने कहा, गोल्ड क्लिंगथ टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉशियस ओनर, यानी सोना हमेशा उसी के पास टिकता है जो सतर्क और समझदार होता है। ये एक ऐसा सबक था जो सिर्फ धन नहीं, रिश्तों को भी समझने में मदद करता है। इस कहानी का सार यही था कि भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेना ही सच्ची अमीरी की निशानी है। जब भी कोई आपको पैसा मांगता है तो सिर्फ उसके शब्दों को मत सुनिए, उसके इरादों, उसकी क्षमता और उसकी ईमानदारी को भी तौलिए। क्योंकि पैसा देना आसान है, लेकिन उसका सही लौटना केवल तभी संभव होता है जब वह सही जगह पर लगाया गया हो। मैथन की सीखें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी तब थीं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं
जब हमें तय करना होता है कि किसे मदद करनी है किसे नहीं। और उस समय अगर हम अपने दिल से ज्यादा अपने दिमाग की सुने तो हम न केवल अपने पैसे को बचा सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों को भी टूटने से रोक सकते हैं। यह कहानी हमें केवल लोन देने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें इंसानों को समझने की, भावनाओं को पहचानने की और पैसे की असली अहमियत को जानने की ताकत देती है। क्योंकि पैसा सिर्फ एक सिक्का नहीं होता, वो भरोसे, समझदारी और आत्मसंयम की पहचान भी होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ खर्च न हो बल्कि बढ़े, मजबूत हो और आपको सुरक्षित बनाए, तो मैथॉन की तरह सोचना सीखिए। फिर चाहे जमाना कोई भी हो, बेबीलोन का या आज का, असली अमीरी समझ में ही छुपी होती है। चैप्टर 7, बेबीलोन की दीवारें। पुराने समय की बात है जब बेबीलोन अपनी धन दौलत, व्यापार और ज्ञान के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा यह शहर न केवल बाहरी हमलों से सुरक्षित रहता था, बल्कि उसकी ये दीवारें हर नागरिक के मन में सुरक्षा और आत्मविश्वास का प्रतीक थीं। एक समय ऐसा आया जब दुश्मनों ने बेबीलोन को घेर लिया। चारों ओर से हमला हुआ। शहर पर संकट के बादल मंडराने लगे। लोग डरे हुए थे, क्योंकि बाहर की सेना न सिर्फ शक्तिशाली थी बल्कि वह दिन रात हमला करने को तैयार खड़ी थी। लेकिन फिर भी बेबीलोन नहीं डरा। क्यों? क्योंकि बेबीलोन के पास थी वो दीवारें जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी की नहीं थीं, बल्कि एक सोच, एक प्लानिंग और एक फोरसाइट की मिसाल थीं। ये दीवारें सालों पहले बनाई गई थीं, बिना यह सोचे कि कब दुश्मन आएगा, लेकिन इस विश्वास के साथ कि एक दिन कोई संकट जरूर आएगा और हम तैयार रहेंगे। बेबीलोन की इन दीवारों के निर्माण की कहानी अपने आप में एक प्रेरणा है। जब कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, तब वहां के नेताओं ने, नागरिकों ने, मजदूरों ने मिलकर तय किया कि अपने शहर को हर संभावित खतरे से सुरक्षित बनाना है। किसी ने सवाल नहीं किया कि क्यों बना रहे हैं ये दीवारें। किसी ने यह नहीं कहा कि अभी तो सब कुछ ठीक है, बाद में देखेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि सुरक्षा एक लक्जरी नहीं होती, यह नेसेसिटी होती है। सोचिए, हमारी जिंदगी में भी ऐसे कितने खतरे होते हैं। इकोनॉमिक ट्रबल्स, जॉब लॉस, इमरजेंसीज, और हम अक्सर सोचते हैं कि अभी सब ठीक है, बाद में देखेंगे। लेकिन बेबीलोन की दीवारें हमें सिखाती हैं कि प्रिपेयर्डनेस इज पावर। जब तक खतरा सामने आता है, तब तक तैयारी का समय निकल चुका होता है। इन दीवारों की वजह से जब हमला हुआ तो नागरिकों को डर नहीं लगा। बच्चे खेलते रहे, व्यापारी अपने काम में लगे रहे, महिलाएं अपने परिवार की देखभाल करती रहीं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो सुरक्षित हैं। यह आत्मविश्वास कोई अचानक नहीं आया, यह एक लंबे समय की सोच, मेहनत और फोरसाइट का परिणाम था। हमारी वित्तीय जिंदगी में भी ऐसी ही दीवारों की जरूरत होती है। सेविंग्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, यह सब हमारी वो दीवारें हैं जो हमें अनिश्चितता के हमलों से बचाती हैं। जो लोग पहले से सोच समझकर अपनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की तैयारी करते हैं, वही लोग कठिन समय में भी मजबूती से खड़े रहते हैं। और यही इस कहानी का असली संदेश है। डोंट वेट फॉर ट्रबल टू प्रिपेयर, प्रिपेयर सो वेल दैट ट्रबल नेवर शेक्स यू। जब बेबीलोन की दीवारें दुश्मनों को रोक रही थीं, तब वो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं थीं, बल्कि वो उस कलेक्टिव विजडम का प्रतीक थीं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गई। एक ऐसी सीख जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। हमारे जीवन में भी ऐसी दीवारें बनाना जरूरी है। इमोशनल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड मेंटल क्लैरिटी, ताकि जब जिंदगी हमें घेर ले, हम डरे नहीं बल्कि खड़े हो जाएं, उसी बेबीलोन की तरह। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरी जिंदगी में ऐसी कोई दीवार है जो मुझे सुरक्षित रखेगी जब कोई मुसीबत दरवाजे पर होगी? परखिए, अब वक्त है सीखने का नहीं, अपनाने का, क्योंकि बदलाव की असली शुरुआत तब होती है जब हम सीख को एक्शन में बदल देते हैं। चैप्टर 8, बेबीलोन का ऊंट व्यापारी। बेबीलोन की तपती दोपहरों और रेत से अटी गलियों में जब जीवन की मुश्किलें इंसान को उसकी औकात याद दिलाती थीं, वहीं कहीं एक कहानी जन्म लेती है। एक ऐसे आदमी की जो न कभी हार मानता है और न ही अपने हालात को अपनी किस्मत मानता है। यह कहानी है ताध गोस्से तरकाद नाम के एक युवा की, जो भूखा है, थका है और सबसे बड़ी बात, अपनी असफलताओं से टूटा हुआ है। उसके पास न खाने को कुछ है, न जेब में एक सिक्का और न ही ऐसा कोई दोस्त जो उसकी मदद कर सके। वो सड़कों पर भटकता है,
उम्मीद करता है कि कोई पुराना जानकार उसे एक खाना खिला दे या उधार दे दे, पर हर दरवाजा बंद मिलता है। उसका आत्मसम्मान चुपचाप उसे भीतर से कुतरता है और फिर उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पर जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से अमीर बना है। दाबासिर बेबीलोन का ऊंट व्यापारी। दाबासिर कभी तरकाद की ही तरह एक गरीब और कर्ज में डूबा हुआ इंसान था। वो भी कभी अपने हालात से भागा था, जिंदगी से थका था और खुद को कमजोर मान चुका था। लेकिन आज वो एक अलग इंसान है, मजबूत, आत्मविश्वासी और सबसे जरूरी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र। जब तरकद उसकी आंखों में झांकता है तो उसे अपने जैसा अतीत दिखाई देता है। और तब दाबासिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म की तरह है। वह बताता है कैसे वो एक समय में इतना कर्जदार था कि उसे लगता था कि अब जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची। अपनी परेशानियों से भागते हुए वो दूसरे देश चला गया जहां उसे एक गुलाम की तरह बेचा गया। वहां की जिंदगी इतनी कठिन थी कि उसने अपने अंदर के आदमी को खो दिया। मगर एक दिन एक स्त्री जो खुद एक गुलाम थी उससे एक सवाल पूछती है जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसने पूछा, क्या तू गुलाम ही बना रहना चाहता है या फिर वो आदमी बनेगा जिसकी नसों में साहस दौड़ता है? यही सवाल दाबासिर के अंदर कुछ बदल देता है। वो समझ जाता है कि असली गुलामी बाहर की नहीं होती, वो हमारे डर, हमारे आलस्य और हमारी जिम्मेदारी से भागने की आदत होती है। फिर वो घर लौटता है और इस बार सिर्फ अपने कर्ज चुकाने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए वह हर उस इंसान से मिलता है जिससे उसने उधार लिया था। एक योजना बनाता है, कड़ी मेहनत करता है, खर्चों को काबू में रखता है और अपनी ईमानदारी से हर एक कर्ज चुकाता है। और फिर धीरे धीरे वह वही बन जाता है जिसे आज तरकाद देख रहा था, एक ऊंट व्यापारी जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक बदलाव मुमकिन है। मुश्किलें आएंगी, हार भी होगी, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेने की हिम्मत जुटा लें तो कोई भी कर्ज इतना बड़ा नहीं होता कि चुकाया न जा सके और कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं होता कि उसमें रोशनी की किरण न दिखाई दे। दाबासिर हमें यह नहीं सिखाता कि अमीर कैसे बनते हैं, वो हमें यह सिखाता है कि स्वाभिमान, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता ही असली संपत्ति है। अगर आप भी आज खुद को कमजोर, परेशान या हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर वो आग है जो आपको फिर से खड़ा कर सकती है। आपका सफर शायद आज ही शुरू हो, लेकिन उसकी दिशा तय होगी उस फैसले से जो आप अभी लेंगे। क्या आप जिंदगी के सामने घुटने टेकेंगे या डटकर खड़े होंगे जैसे दाबासिर खड़ा हुआ? फैसला आपका है। चैप्टर 9, बेबीलोन की मिट्टी की पट्टिकाएं। बेबीलोन की धरती कभी सिर्फ ईंट पत्थर की नगरी नहीं थी, वह एक विचार थी, एक संस्कृति थी जहां समृद्धि को इज्जत दी जाती थी और ज्ञान को खजाने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। इसी महान शहर की दीवारों के नीचे कई सदियां बीत जाने के बाद जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलीं जो सिर्फ इतिहास नहीं थीं, वो इंसानियत के लिए एक अमूल्य सबक थीं। मिट्टी की कुछ पट्टिकाएं जिन पर प्राचीन अक्षरों में लिखी गई थी एक आम इंसान की संघर्ष भरी लेकिन उम्मीद से भरी कहानी। यह कहानी थी दाबासिर नाम के एक व्यक्ति की, एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। उस पर कर्ज का बोझ था, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और जिंदगी उसकी पकड़ से बाहर हो चुकी थी। लेकिन उस आदमी में एक चीज बाकी थी, इच्छा शक्ति, और शायद वही उसे उन लाखों लोगों से अलग बनाती है जो हालातों के सामने झुक जाते हैं। दाबासिर कोई राजा नहीं था, न ही कोई बड़ा व्यापारी, वो भी आप और हम जैसे एक आम इंसान था। लेकिन जब जिंदगी ने उसे सबसे गहरे अंधेरे में धकेला तो उसने वहां रुकना नहीं चुना, उसने रास्ता खोजने की ठानी। एक समय ऐसा आया जब वह अपना घर छोड़कर दूर देशों में गुलामी करने चला गया, सिर्फ इसलिए कि कर्ज से पीछा छुड़ा सके। वहां की कठिन जिंदगी ने उसके अंदर कुछ बदल दिया, एक आग जला दी जो उसे कह रही थी, तू इससे ज्यादा है, तू एक गुलाम बनकर नहीं मरेगा। वापस आकर दाबासिर ने वही किया जो शायद हम सभी को करना चाहिए। उसने अपने कर्जों का सामना किया, उसने भागने के बजाय उन्हें चुकाने की योजना बनाई। उसने अपनी आमदनी को हिस्सों में बांटना सीखा, कुछ हिस्सा जरूरतों के लिए, कुछ कर्ज चुकाने के लिए और कुछ भविष्य के लिए बचाने के लिए। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मिट्टी की उन पट्टिकाओं में दर्ज हर शब्द इंसान की वो जिद है
जो हालातों से लड़ना जानती है। ये सिर्फ एक ऋण चुकाने की कहानी नहीं है, ये आत्मसम्मान की वापसी की कहानी है। जब दबासीर ने अपना आखिरी कर्ज चुकाया तो उसके पास सिर्फ खाली जेब नहीं थी, उसके पास एक नई सोच थी, एक नई पहचान थी। वह अब सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह एक मिसाल बन चुका था उन लाखों लोगों के लिए जो सोचते हैं कि गरीबी से निकलना असंभव है। इस कहानी में वो सच्चाई है जो हम सभी को छूती है, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में अपने जीवन के दबासीर हैं। हम पर भी जिम्मेदारियां हैं, कर्ज हैं, उम्मीदें हैं और कभी कभी हिम्मत भी जवाब दे देती है। लेकिन इस कहानी में जो सबसे बड़ा संदेश छिपा है वो ये है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती अगर हमारी सोच और हमारा हौसला स्थायी है। दाबासिर ने हमें दिखाया कि इंसान कितना भी नीचे गिर जाए, अगर वह उठने की ठाने तो कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। मिट्टी की पट्टिकाओं में सैकड़ों साल पहले जो सच्चाई लिखी गई थी वो आज भी उतनी ही सजीव है, क्योंकि वो इंसानी भावना को छूती है। उस भावना को जो कहती है मैं फिर से शुरू कर सकता हूं, मैं फिर से बन सकता हूं, मैं फिर से जीत सकता हूं। तो अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे, जब कर्ज या हालात आपको तोड़ने की कोशिश करें, तो बस दबासिर को याद करना और जानना कि मिट्टी की पट्टिकाओं में दर्ज ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज भी जिंदा है आपके भीतर। क्या आप भी उस आग को महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि बदलाव की शुरुआत अब हो सकती है। चैप्टर 10, बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति। बेबीलोन की उन सुनहरी गलियों में जहां धूप रेत पर चमकती थी और व्यापार की गूंज हर नुक्कड़ से सुनाई देती थी, वहां एक कहानी बार बार दोहराई जाती थी। एक ऐसे आदमी की जिसे किस्मत ने नहीं बल्कि उसके हौसले ने अमीर बनाया। वो कहानी थी शर्रू नादा की, जिसे लोग बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कहते थे। मगर अगर आप उसकी जिंदगी की असली तस्वीर देखें तो उसमें आपको भाग्य से ज्यादा संघर्ष, छोटें और ठोकरें दिखाई देंगी। शर्रू नादा ने जीवन की शुरुआत एक गुलाम के रूप में की थी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास न अपना नाम था, न आजादी, न भविष्य। वो किसी और की संपत्ति था, एक वस्तु जिसे खरीदा बेचा जा सकता था। और फिर भी वो इंसान कुछ ऐसा कर गया कि पूरे बेबीलोन में उसकी मिसाल दी जाने लगी। उसकी यात्रा उस समय शुरू हुई जब उसे एक दूसरे गुलाम के साथ बेचा गया था। हदन गुला नामक एक नौजवान जो एक व्यापारी के बेटे थे मगर जीवन की कठिनाइयों से अनजान थे। रास्ते में शर्रू नादा ने उसे अपने अनुभव सुनाए। उसने बताया कि कैसे वह भी कभी असहाय था, भूखा, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया था कि वह अपने मालिकों से ज्यादा मेहनत करेगा, सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा और हर छोटी चीज को एक बड़ा सबक मानेगा। शर्रू नादा ने खेतों में काम किया, दुकानों में सेवक बना और अंततः अपने गुणों के दम पर एक व्यापारी का विश्वास जीता। वह बताता है कि जब एक दिन उसे यह विकल्प मिला कि या तो वह बाकी की जिंदगी एक गुलाम बनकर गुजारे या अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुद को आजाद करे, तो उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने समय को अपना साथी बनाया, तकलीफ को अपना शिक्षक और हर अवसर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और धीरे धीरे वह गुलामी की जंजीरों को तोड़ता चला गया। जब हादन गुला, जो खुद को भाग्यशाली समझता था, शर्रू नादा की कहानी सुनता है तो उसे एहसास होता है कि असली भाग्यशाली वही होता है जो हालातों से लड़कर आगे बढ़ता है। Not the one who inherits wealth, but the one who earns respect. शर्रू नादा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली लक वो नहीं जो हमें बिना मांगे मिल जाए, बल्कि वो है जो हमारी कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी और मेहनत से खुद बनती है। इस पूरी यात्रा में इमोशंस की गहराई है, कभी दर्द, कभी आशा, कभी अकेलापन और अंत में एक ऐसी शांति जो सिर्फ एक विजेता को मिलती है। शर्रू नादा ने अपने जीवन को एक ऐसा उदाहरण बना दिया जो आज भी सिखाता है कि गुलामी कोई स्थायी पहचान नहीं होती और गरीबी कोई अंतिम सजा नहीं। अगर आप में हिम्मत है, मेहनत करने की जिद है और सीखने की प्यास है, तो दुनिया की कोई भी जंजीर आपको रोक नहीं सकती। जब आप शर्रू नादा की कहानी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को उसमें ढूंढते हैं। हम सभी के जीवन में वो लम्हा आता है जहां हम टूट जाते हैं, जहां लगने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन तभी कोई कहानी, कोई सोच, कोई आत्मा हमें झकझोर देती है और कहती है, उठो, तुम और भी कुछ बन सकते हो। The real richness lies not in gold but in character.
नॉट इन लग्जरी बट इन वैल्यूज। और यही शरुनादा की कहानी का सार है। एक गुलाम जिसने अपने भाग्य को अपने खून पसीने से दोबारा लिखा और बन गया बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी। अगर आज आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो याद रखिए, आपका भाग्य आपके फैसलों में छिपा है। चाहे हालात जैसे भी हों, आपको भी एक दिन शरुनादा की तरह खुद पर गर्व करने का मौका जरूर मिलेगा। बस रुकिए मत, झुकिए मत और कभी हार मत मानिए। तो दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से हमें यही सीख मिलती है कि अमीरी कोई जादू नहीं होती। ये एक सोच है, एक आदत है और सबसे जरूरी एक सफर है। अगर आप अपने पैसों को संभालना, बढ़ाना और समझदारी से इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप भी अपने जीवन में वेल्थ और विजडम दोनों के मालिक बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही शानदार किताबों की समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ।